स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों 352 से स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आज। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये होता है बच्चों उत्तल दर्पण। अगर मैं उत्तल दर्पण के बारे में बात और करता हूं तो जो गलियों के अंदर लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, उसके अंदर भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है बच्चों वो आंख नाक कान के डॉक्टर के द्वारा होता है। स्ट्रीट लाइट में तो उत्तल का होता है, जबकि गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है आगे वाली लाइट, उसके अंदर अवतल का प्रयोग होता है। और जो सर्च लाइट होती है, जो बैटरी आप लोग कई बार अंधेरे में जब यूज करते हो जिस बैटरी का, उसके अंदर भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं उपधातु कहते हैं। उपधातु के एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं जैसे बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, ये सारी की सारी उपधातुएं होती है। देखो मैं पीरियोडिक टेबल के अनुसार आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आप लोगों को ये जो पीली पीली दिखाई दे रही है, बोरोन, सिलिकॉन हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी हो गया, एंटीमनी के बाद टेलेरियम हो गया, टेलेरियम, और टेलेरियम के बाद एस्टेटाइन हो गया, एस्टेटाइन। ये सारी की सारी जो पीले पीले कलर में है, ये सारी की सारी उपधातुएं हैं। उपधातुएं वो होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन सी बच्चों? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद टेलेरियम, टेलेरियम के बाद एस्टेटाइन। ठीक है, ये सारी क्या है बच्चों आपके पास उपधातुएं हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इस तरीके से जो ओरिजेंटल है ना, ओरिजेंटल, इस तरीके से जो ओरिजेंटल है, इनको कहते हैं पीरियड। इनको क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और टोटल पीरियड 7 होते हैं। और जो इस तरीके की आप लोगों के पास खड़ी जो लाइन है बिल्कुल वर्टिकल, इनको कहते हैं ग्रुप। तो जो ग्रुप है वो आप लोग देख सकते हो कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से 18 ग्रुप हैं बच्चों। टोटल ग्रुप 18 होते हैं। और टोटल पीरियड जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 7 पीरियड होते हैं टोटल। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो ये जो पहला जो ग्रुप आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रेंसिसियम, ये सारा का सारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है बच्चों, इसको कहते हैं हम एल्कलाई मेटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम एल्कलाई मेटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? एल्कलाई मेटल कहते हैं इसको, एल्कलाई मेटल। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, ये जो एल्कलाई मेटल जो ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये जो भी धातुएं होती है सारी की सारी है तो धातुएं आपके पास, ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? ये बनाती है बच्चों, ये ऑक्साइड बनाती है। और ये ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इस चीज को याद रखना। ये ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। वैसे तो जो भी धातुएं होती है, जितनी भी धातुएं होती है फर्स्ट ग्रुप की बजाय, जितनी भी धातुएं होती है सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। और वो ऑक्साइड कैसी होती है? क्षारीय। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, मान लो आपके पास Cu है, Cu प्लस में ऑक्सीजन, Cu प्लस में ऑक्सीजन, तो ये हो गया CuO। ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये CuO बन जाएगा। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो रिएक्शन बराबर हो जाएगी। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है 2CuO, ये एक प्रकार का ऑक्साइड है। और ये कॉपर क्या थी? एक प्रकार की धातु। इसने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करी है तो ये कॉपर ऑक्साइड बना है। और ये कॉपर जो ऑक्साइड है, ये एक प्रकार का क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। लेकिन बच्चों एक अपवाद होता है, जो एक अपवाद होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। ये एल्यूमिनियम हालांकि है एक धातु, और ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? Al2O3। इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बच्चों ये क्षारीय भी होता है और ये अम्लीय भी होता है। इसका मतलब इसको एमोथेरिक कहते हैं, इसको एमोथेरिक कहते हैं बच्चों। इसको मतलब इसके अंदर दोनों प्रकृति होती है, अम्लीय भी और क्षारीय भी। ठीक है, याद रखना, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। और उस धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम
ऑक्साइड जो होता है वो एमियोथेरिक होता है, मतलब उसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, एयू का मतलब जो होता है ना, एयू का मतलब वो होता है गोल्ड, और एजी का मतलब जो होता है वो होता है सिल्वर, चांदी जो होता है। ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, ना तो आपके पास गोल्ड करती और ना ही आपके पास सिल्वर करती। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एल्कलाई मेटल कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं इस सेकंड ग्रुप की बात करता हूं, सेकंड ग्रुप की बात अगर मैं करता हूं, इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें केवल क्या लग जाएगा, अर्थ लग जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इसको। पहले ग्रुप को पता चल गया, दूसरे ग्रुप का भी पता चल गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है बच्चे आपके पास जो 17वां ग्रुप है, वो 17वां ग्रुप ये है आपके पास, ये वाला 17वां ग्रुप है, इसको एलोजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एलोजन। एलोजन के अंदर क्या क्या आ गया आपके पास, देख लो, ये एफ भी आ गया, सीएल भी आ गया, बीआर भी आ गया, आयोडीन भी आ गया, एटी भी आ गया, टीएस भी आ गया। ये सारे के सारे एलोजन होते हैं। ठीक है, और अगर मैं 18वां ग्रुप की बात करता हूं, 18वां ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। पेपर में पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस है, तो याद रखना आप लोगों के पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, जीनोन के बाद रेडोन, रेडोन, ये सारी की सारी क्या है बच्चों आपके पास नोबल गैस होती है, जीरोथ ग्रुप में होती है। मतलब दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये जो रेडोन होता है इसके लिए एक क्वेश्चन आता है, रेडोन वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ठीक है, जब भूकंप वगैरह आते हैं तो कुओं के अंदर रेडोन की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन वैसे वायुमंडल में नहीं पाया जाता, भूकंप के टाइम पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बच्चों। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है बच्चों, थियोफ्रेस्टस। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं जंतु विज्ञान के जनक पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो उसके आंसर है बच्चों अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है बच्चों, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए बच्चों, थियोफ्रेस्टस। और अगर आप लोगों से कोई कहे कि ये जो वर्गीकरण किया गया था जंतु जगत और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसको कहा जाता है वर्गीकरण। और आधुनिक वर्गीकरण का पितामह अगर पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होता है कैरोलस लीनियस। क्या होता है बच्चों, कैरोलस लीनियस। और उसने इसका वर्गीकरण किस पुस्तक में किया था, तो उस पुस्तक का नाम होता है बच्चों सिस्टमा नेचर, SYSTMA, सिस्टमा नेचर, ये उसकी पुस्तक का नाम है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल बच्चों ऑप्शन नहीं दे रखा, वैसे इसको मैं बता देता हूं, ज्यादातर इसके ऑप्शन क्या मिलते हैं आप लोगों को, इसके ऑप्शन मिलते हैं पानी, वायु, इस्पात, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा आपके पास इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि की चाल जो होती है उसको याद रखना, ध्वनि की चाल को मापा जाता है डेसिबल में। किस में मापा जाता है, डेसिबल में। जबकि ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति, उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। उसको किस में मापा जाता है बच्चों, हर्ट्ज में मापा जाता है। और याद रखना कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डेंसिटी के ऊपर, घनत्व। जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 358 क्या कहता है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है बच्चों कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं पथरी आपके शरीर के अंदर दो प्रकार की होती है, एक जो पथरी होती है, एक तो गुर्दे की पथरी होती है, एक पित्त की थैली में पथरी बनती है। गुर्दे की थैली की पथरी तो मैंने आपको बता दी कैल्शियम ऑक्जेलेट की, और पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो बनती है कोलेस्ट्रॉल की। किसकी बनती है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल की बनती है पित्त की थैली में पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। जब आप लोगों को किडनी के अंदर पथरी हो जाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट वाली, तब आप लोगों को टमाटर वगैरह, पालक वगैरह खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि टमाटर के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अब ये टमाटर जब ऑक्जेलिक एसिड जब कैल्शियम के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देता है, जो आपके कारण आपके शरीर में पथरी का कारण बन जाता है। अगर आप लोगों से यहीं पे पूछ लिया जाए कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है बच्चों। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। वहीं अगर गाजर का रंग लाल पूछ लिया जाए आप लोगों से तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। और पित्त रस का जो पीला कलर होता है वो बिलुरुबिन के कारण होता है बच्चों, बिलुरुबिन। खून का रंग लाल
हीमोग्लोबिन के कारण, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण, दूध का रंग सफेद केसिन के कारण, जबकि गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। खाद्यान्न में अधिकांश विस्फोट का कारण क्या होता है? तो हवा के साथ मीथेन का मिश्रण, इसके कारण क्या हो जाता है? खाद्यान्नों में क्या हो जाती है बच्चों? विस्फोट हो जाती है। ये आप लोगों के पास खाद्यान्न दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर जब मीथेन का मतलब होता है CH4, इस मीथेन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो विस्फोट हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। और अगर मैं मीथेन के बारे में बात करता हूं, मीथेन जो होता है वो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, इसको मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा बायोगैस सुना होगा या गोबर गैस सुना होगा, गोबर गैस या बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बच्चों? मीथेन ही पाया जाता है। जबकि जो CNG के सिलेंडर होते हैं आपके पास, CNG के सिलेंडर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, उसके अंदर 75% क्या पाया जाता है बच्चों? मीथेन ही पाया जाता है। वैसे मीथेन दलदली जो क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र या धान के जो खेत होते हैं, उसके अंदर मीथेन गैस पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है? ठीक है, राइजोबियम होता है। ये राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है बच्चों। ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिस भूमि के अंदर, मान लो कि आप लोगों को मैं अगर यहाँ पे कहता हूं, मान लो कि आप लोगों के पास ये खेत है, एक खेत है, इस खेत में आप लोगों ने एक फसल उगा दी, एक फसल उगा दी। अब यही फसल दोबारा उगा दी, यही फसल तिबारा उगा दी, यही फसल 4 बार उगा दी, तो धीरे धीरे इस भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इस भूमि की उपजाऊ शक्ति जब कम हो जाएगी तो इसकी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। या तो आप देसी खाद का प्रयोग करो, या आप लोग है ना NPK तत्वों का प्रयोग करते हो खादों के अंदर। NPK तत्वों को कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम होता है बच्चों। ठीक है। इसका मतलब जब भूमि की प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाती है तो इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की। इसलिए आप लोगों को उस भूमि के अंदर लेग्यूमिनस परिवार की फसलें उगानी चाहिए। किस प्रकार परिवार की बच्चों? लेग्यूमिनस परिवार की फसलें उगानी चाहिए। लेग्यूमिनस परिवार, इसको दूसरा नाम होता है बीन्स की फसलें उगानी चाहिए, क्योंकि इन फसलों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, मतलब उस भूमि के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करने का काम करता है। अगर भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी तो पेड़ पौधे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन इसका आंसर। और एक चीज का और ध्यान रखना, राइजोबियम में कई बार पूछ लिया जाता है किस प्रकार का संबंध होता है। इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। जैसे लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन 2 चीजों से मिलकर बनता, कवक और शैवाल, फंगी और एल्गी से। उसी प्रकार राइजोबियम में भी सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध में 2 चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित होता है क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर जिसका दूसरा नाम होता है बच्चों विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? अगर मैं आप लोगों से कहूं तो देखो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है वो बताता हूं आप लोगों को एक बार। आप लोगों के पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देना आपको सबसे पहले CaOH ट्वाइस। इस CaOH ट्वाइस की आप लोगों को Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है और आप लोगों को मिल जाएगा CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसी का दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। और इसी का तीसरा नाम भी पूछ लिया जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा क्या गया था? यही पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित होता है क्लोरीन उपस्थित होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है? देखो बच्चों, धातुओं के अंदर जो मेटल होती है उसके अंदर 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उनको कहते हैं, एक गुण जो होता है वो तो होता है तन्यता का गुण, तन्यता। इसको इंग्लिश में कहते हैं तन्यता को डक्टाइल प्रॉपर्टी। और एक होती है आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय का मतलब होता है इंग्लिश में होता है मेलेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तन्यता गुण के कारण
तारे बनाई जा सकती है बच्चों। क्या बनाई जा सकती है? तारे, धातुओं की। और आघात वर्धनीय एकता के कारण सीट बनाई जा सकती है या मूर्तियां बनाई जा सकती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शीशा एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के सामने। आप लोगों ने कभी देखा होगा शीशे के तार नहीं होते, शीशे की मूर्तियां होती है। इसका मतलब शीशे के अंदर आघात वर्धनीयता के गुण होते हैं, शीशे के अंदर तन्यता के गुण नहीं होते। उसी प्रकार जैसे आप लोगों ने सोना है, सोना देखा होगा, सोना की तार भी बनाई जा सकती है और सोना की सीट भी बनाई जा सकती है। इसका मतलब सोने के अंदर तन्यता के भी गुण होते हैं और आघात वर्धनीय के भी गुण होते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हो ना, 1 ग्राम सोना अगर लेते हो तो आप लोग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। ठीक है। और आघात वर्धनीय का गुण चांदी के अंदर भी होता है। चांदी भी एक आघात वर्धनीय होती है बच्चों, सोना भी एक आघात वर्धनीय होती है, जबकि तन्यता की गुण सोने में भी होते हैं। और तांबे के जो तार होते हैं, तांबे के तार, उसमें तन्यता के गुण होते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। तो इसमें देखो इसने बताया क्या था, तो जो बल्ब होता, बल्ब के अंदर एक तार दिखा होगा आप लोगों को, फिलामेंट कहते हैं जिसको। वो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसका मतलब उसके अंदर किसका गुण है? तन्यता का गुण है। तन्यता के कारण ही तो हम क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। इसलिए टंगस्टन जो होता है उसका तार टंगस्टन धातु का बना होता है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है 361 का क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बनों का अणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा इसका? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को, इसका आंसर तो आप लोग एक बार देख लो। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं एक बार। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं। ये सारे के सारे किस श्रेणी के सदस्य हैं बच्चों? एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। और एल्केन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अब कार्बन की वैल्यू अगर आप N की वैल्यू अगर 1 रखते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा? C1 और H यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 2 गुणा में 1 2 प्लस में 2 4, तो ये बन जाएगा CH4। और ये फॉर्मूला होगा आपके पास मीथेन का। ठीक है ना? क्योंकि जब एक कार्बन होता है तो आपको पता है मिथ कहते हैं उसको, और एल्केन में क्या बनाया जाता है? एन बनाया जाता है, तो क्या बन जाएगा? मीथेन। उसी प्रकार जब कार्बन 2 लोगे आप लोग तो क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। ये यहाँ पे 2 लोगे, C2H, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे इथेन। क्या कहेंगे इसको हम? इथेन। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा प्रोपेन, चौथे नंबर पर आ जाएगा ब्यूटेन, पांचवें नंबर पर आ जाएगा पेंटेन। इस तरीके से होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। उसके बाद 363 का क्वेश्चन, परमाणुओं में कक्षा में भरने का क्रम निर्धारित होता पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार। ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, इनको मैं एक स्पेशल वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा अच्छी तरीके से। इसको एक बार यहाँ तक ऐसे ही याद रखें। उसके बाद 364 का क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण से बनता? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता क्वार्टजाइट। घड़ियों के जो पुर्जे होते हैं वो किसके बने होते हैं? क्वार्टजाइट के प्रयोग के बने होते हैं बच्चों। 365 का क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो जिम कार्बेट नैनीताल के अंदर 1936 के अंदर ही स्थापित किया गया था, 1936 के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट। ठीक है। ये क्या है बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूं तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने? 105, जबकि कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भारत में? 544। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे भैया। देखो, यहां से सबसे पहले आप लोगों को यहां से बात करता हूं मैं। देखो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने आपको क्या बताया? राष्ट्रीय उद्यान कुल कितने? 105, जबकि कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं आपके पास? 544 वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
वो तो है अंडमान निकोबार में, जबकि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर। तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां का है? अंडमान निकोबार का। और अंडमान निकोबार में एक और पड़ता है सैडिल पीक, ये भी अंडमान निकोबार में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। एक महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये भी है अंडमान निकोबार में। एक माउंट एरिट और एक रानी झांसी, ये सारे के सारे कहां पर है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद क्या आता है? एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक संसाधन स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। अब देखो यहाँ पे आ चुका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते। 370 का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन जीव अभ्यारण्य है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है क्या बच्चों? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। वैसे कुल राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भारत के अंदर? 544। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, उसके बाद कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। पेरियार नदी भी कहां पर है? केरल के अंदर। ठीक है, तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार जो अभ्यारण्य है। उसके बाद डाचीगम जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो 373 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।